मेरा एक दोस्त चंडीगढ़ में रहता था। उसका पूरा नाम सुरेश मल्होत्रा था। सुरेश मुझसे उम्र में काफी बड़ा था। वह शादीशुदा था और उसके बाल बच्चे भी थे। मेरा नाम रोहित वर्मा है। सर्दियों के दिनों में मैं उससे मिलने के लिए चंडीगढ़ आया। हमारा पूरा प्लान यह था कि हम कुछ दिन चंडीगढ़ में रहेंगे। उसके बाद बर्फबारी देखने शिमला जाएंगे और वहां लगभग एक हफ्ता बिताकर मैं अपने शहर वापस लौट आऊंगा। मैं करीब 10 घंटे की लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद शाम के समय चंडीगढ़ पहुंचा। पूरा शहर कड़ी सर्दी की चपेट में था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और तापमान बहुत नीचे गिर चुका था। मैंने ऑटो लिया और सुरेश के घर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर आकर मेरा स्वागत किया। मैं बहुत गर्मजोशी से उससे लिपट गया। वह भी मुझे गले मिला, लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ कि उसमें पहले जैसी गर्मजोशी और उत्साह नहीं था। वह मुझे अपनी बैठक में लेकर गया। उसने चाय का इंतजाम किया और मेरे सामने आकर बैठ गया। मैं बिना किसी हिचक के बातें करने लगा। सफर की थकान, रास्ते के अनुभव, सर्दी का हाल। मैं लगातार बातें करता रहा, लेकिन सुरेश बातचीत में मेरा साथ नहीं दे रहा था। वह बीच बीच में खो जाता था। उसकी नजरें कहीं और होती थीं। मैं जब उसके अनुपस्थित मन को देखकर चुप हो जाता, तो उसे देर तक मेरी चुप्पी का एहसास तक नहीं होता था। उसने मेरे लंबे सफर के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। मेरे लिए उसका यह ठंडा और बेपरवाह रवैया बहुत परेशान करने वाला था। मेरी परेशानी तब और बढ़ गई जब उसने अचानक मुझसे पूछा, आप खैरियत से चंडीगढ़ आए हैं? मेरे लिए उसका यह सवाल एक बम की तरह फटा। मैं तो उसकी ही दावत पर चंडीगढ़ आया था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने फिर दूसरा सवाल पूछा, आप कितने दिन चंडीगढ़ में रहेंगे और कहाँ ठहरेंगे? अब मेरी परेशानी सीमा पार कर गई। मैं तो उसके घर पर ही ठहरने आया था। मेरा पूरा सामान उसके ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ था। मैं परेशानी भरी नजरों से उसे देखता रहा और वह खोए हुए अंदाज में मुझे देख रहा था। मुझसे कोई बात नहीं बन पाई, तो मैंने जवाब दिया, मैं वैसे ही एक दिन के लिए चंडीगढ़ आया हूँ। कल वापस चला जाऊंगा और मैं होटल में रहूंगा। सुरेश ने इस बात पर सिर हिलाया और बहुत रूखे अंदाज में कहा, आप अगर एक दिन और रुक जाएं तो हम साथ में खाना खा लेंगे। उसकी बात सुनकर मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा। चाय का कप मेज पर रखा, अपना बैग उठाया और बिना कुछ कहे बैठक से बाहर निकल गया। वह अपनी कुर्सी पर बैठकर मुझे जाता हुआ देखता रहा। उसने मुझे अलविदा कहना भी जरूरी नहीं समझा। मैं बहुत गुस्से में था। मैं वहां से शिमला रोड की तरफ चला गया और वहां एक सस्ता सा होटल ले लिया। नींद की दवा खाकर गहरी नींद सो गया। अगले दिन मैं वापस अपने शहर लौट आया, लेकिन दोस्त के व्यवहार ने मुझे अंदर से बुरी तरह तोड़ दिया था। मैं सुरेश मल्होत्रा को दुनिया का सबसे बदतमीज, स्वार्थी और बेपर्दा इंसान समझने लगा था। मैं खुद को बेवकूफ समझता था और उस बेवकूफी पर खुद को कोसता रहता था। मैं 2.5 साल तक अपने मिलने जुलने वाले लोगों को यह घटना सुनाता रहा। लोग मुझसे हमदर्दी जताते और मेरे दोस्त के खिलाफ नफरत व्यक्त करते रहे। मैं लंबे समय तक अपने दिल में सुरेश के खिलाफ गहरी नफरत पाले घूमता रहा। फिर इस नफरत का अजीब सा अंत हुआ। मैं यूनिवर्सिटी से पास होकर पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गया। एक दिन वही दोस्त हमारे एक आम दोस्त के साथ अचानक मेरे घर आया। मैं उसे देखते ही गुस्से से उबल पड़ा, लेकिन वह सीधे मेरे गले लग गया और बहुत नरम आवाज में बोला, रोहित, अपने गुस्से को कुछ मिनट के लिए एक तरफ रख दो और प्लीज मेरी बात पूरी सुन लो। अगर इसके बाद भी तुम मुझे गलत समझो तो अपनी नफरत का सिलसिला जारी रख सकते हो। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तब सुरेश कहने लगा, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। मेरी 6 बहनें थीं। पिता ने मेरी शादी 20 साल की उम्र में करवा दी थी। मेरे पिता को पोता चाहिए था, लेकिन शायद भगवान को मंजूर नहीं था। मेरे यहाँ एक के बाद एक 3 बेटियां पैदा हुईं। मैं निराश नहीं हुआ। मैं अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना चाहता था। 25 साल की उम्र में मैं चौथी बार पिता बना। भगवान ने मुझे बेटा दिया। पूरा परिवार खुश हो गया। मेरा बेटा परिवार की गोद में पलकर 2 साल का हो गया, लेकिन फिर उसे अचानक तेज बुखार आया और वह मेरी गोद में बैठा बैठा ही चल बसा। सुरेश चुप हो गया और मेरी तरफ देखने लगा। मैं अभी भी गुस्से में था, तो वह फिर से बताने लगा, वह बच्चा ठीक उसी समय गुजरा जब तुम ओंटो से अपना सामान उतार रहे थे।
मेरे पास उस समय सिर्फ दो विकल्प थे। पहला, मैं तुम्हें अपने दुख में शामिल कर लेता। तुम भी मेरे साथ शोक में डूब जाते और तुम्हारी छुट्टियां पूरी तरह बर्बाद हो जाती। दूसरा, मैं तुमसे यह खबर छुपा लेता, तुम्हें होटल जाने पर मजबूर कर देता। तुम मुझसे कुछ समय के लिए नाराज होते, लेकिन तुम्हारी छुट्टियां कभी खराब नहीं होती। मैंने दूसरा विकल्प चुना। मैंने अपने परिवार से कहा कि मेरा मेहमान आया है। तुम्हारे रोने की आवाज बैठक तक नहीं आनी चाहिए। मैं उसे वापस भेज दूंगा और उसके बाद हम अपने रिश्तेदारों को खबर देंगे। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैंने उन हालात में तुम्हारे लिए चाय कैसे तैयार करवाई थी। मेरी पत्नी, मेरी माँ और मेरी बहनें अंदर मुंह पर कपड़ा रखकर रो रही थीं और मैं तुम्हारे पास बैठा हुआ था। मैं बार बार अंदर जाकर उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं उस समय गहरे सदमे में था, इसलिए मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही थीं। जब तुम नाराज हुए और अपना सामान उठाया, तो मेरी टांगें बेजान हो चुकी थीं। मैं तुम्हारे साथ उठकर बाहर तक जाना चाहता था, लेकिन कुर्सी से उठ नहीं पा रहा था। तुम जैसे ही गली से बाहर निकले, मेरे अंदर से चीख निकल गई और उसके बाद पूरे परिवार ने मातम शुरू कर दिया। उस सदमे ने पहले मेरी माँ की जान ले ली और कुछ महीनों बाद मेरे पिता भी चल बसे। फिर मेरी पत्नी बीमार पड़ गई और मैं सदमे का शिकार होता चला गया। अब थोड़ा संभला हूं तो अपनी बात साफ करने के लिए खुद तुम्हारे पास आया हूं। सुरेश चुप हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसके सब्र, उसकी हिम्मत और उसके फैसले पर हैरान था। वह अपने इकलौते बेटे की लाश अंदर छोड़कर मेरी सेवा करता रहा और मैं 2.5 साल तक उसे स्वार्थी, जालिम और बदतमीज समझता रहा। मैं उससे नफरत करता रहा। आखिर क्यों हम दूसरों के बारे में इतनी जल्दी कोई राय बना लेते हैं? मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी।